साथियों, नमस्कार। हम लोग भारत के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और उसका जो तीसरा भाग है, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न, उस पोर्शन में चल रहे हैं। मैं कुछ बातों को बहुत संक्षेप में और बताना चाहूँगा। अ, एक आई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और ये जो लॉर्ड बिकन हेड की चुनौती के जवाब में फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की गई थी जिसका काम भारत का संविधान तैयार करना था। इसका मतलब ये 1928 में अब भारत का अपना संविधान बनाने के लिए भारतीय प्रयास शुरू हुए थे। सबसे पहले 1928 में तो नेहरू रिपोर्ट बनी संविधान के लिए, और उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे थे उन्होंने। केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की बात की थी, और राज्य का कोई धर्म में हस्तक्षेप नहीं हो, इसकी बात हुई थी, और भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले, इसकी चर्चा नेहरू रिपोर्ट में थी। और फिर इसके क्रम में ही इससे पहले जो मुस्लिम लीग का दिल्ली प्रस्ताव था 1927 का, उसमें भी मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में एक बैठक करके कुछ मांगे मानी थी अपनी। वो भी 1928 की रिपोर्ट में विचाराधीन थी, जिसमें मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की बात की गई थी, और पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिला था। तो इस तरह कुछ बातें मुस्लिम लीग ने मुस्लिम आधार पर 1927 में मांगी थी, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट जब आई तो उस समय ये चीजें भी सामने थी। बाद में नेहरू रिपोर्ट को असंतोषजनक पाया गया और विरोधाभास हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख सांप्रदायिकतावादी, जवाहरलाल नेहरू और जो थे ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस के नेतृत्व वाले कांग्रेस के युवा वर्ग ने इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। तो नेहरू रिपोर्ट पे एकमात्र सर्वसम्मति से एक मत नहीं हो सके। चलिए, उसके बाद कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1928 में होता है, और एक और उल्लेखनीय टर्म आएगी, घटनाक्रम आएगा, इरविन घोषणा पत्र और गोलमेज सम्मेलन। देखिए, इरविन घोषणा पत्र, गोलमेज सम्मेलन क्या था? 1929 में लॉर्ड इरविन की एक घोषणा हुई। उसमें ब्रिटेन का ये मंतव्य स्पष्ट किया गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी संप्रभुता की स्थिति दिया जाएगा, हालांकि इसमें कोई समय सीमा नहीं दी थी। तो ये बड़ा घटनाक्रम था, इरविन घोषणा पत्र, जिसमें ब्रिटेन ने सैद्धांतिक रूप से माना कि आपको भारत को संप्रभुता की स्थिति, डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। तो इरविन ने संविधान में सुधार पर चर्चा करने के लिए, जो नेहरू रिपोर्ट में जो संविधान का स्वरूप दिया गया था, उसमें इरविन ने सुधार पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव दिया कि गोलमेज सम्मेलन किया जाए, और जिसमें अल्पसंख्यक अधिकार हुए, भारत का भविष्य का राजनीतिक ढांचा हुआ, संघीय ढांचा हुआ, इस पर बात की जाए। तो देखिए, 1929 में स्वतंत्र भारत की ओर ब्रिटिश सरकार का भी थोड़ा सा स्वरूप पक्ष में आया। फिर दिल्ली घोषणा पत्र होता है 2 नवंबर 1929 को, और एक फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। उसमें जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, और लाहौर अधिवेशन में कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने वाली बात थी, जो इरविन साहब ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया था। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस मनाए जाने का तय किया गया। 1947 में बाद में आजादी हुई, लेकिन इस समय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 की तारीख तय हुई कि हम पूर्ण स्वराज दिवस इस दिन मनाएंगे। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पर अर्धरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच में स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा भी फहराया।
ये भी बड़ी ऐतिहासिक घटनाक्रम है। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के तिरंगा का झंडा फहराते हैं। चलिए अब इसके बाद एक और बड़ा आंदोलन होता है 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने कॉल किया था और गांधी जी की 11 मांगे थी। 1930 में ये हुआ था और इस 11 मांगों के बीच में उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार को हमें एक आखिरी मौका दे दें कि वो भारतीयों की शिकायत पर ध्यान दे और नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जो अब आपकी कानून को हम नहीं मानेंगे, इसकी स्थिति से बचने के लिए ब्रिटेन सरकार आगे बढ़ के कुछ सुधार करे। तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 तक का समय निर्धारित किया ताकि ब्रिटिश सरकार या तो इन 11 मांगों को मान ले या अस्वीकार कर दे। इसमें बहुत सारे किसानों की मांग थी, सामान्य के मुद्दे थे, बहुत सारे इस तरह का बात थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन 11 मांगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो फिर गांधी जी ने कहा कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल पोलाइटनेस के संग आपका अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। और फरवरी के अंत तक गांधी जी ने नमक को आंदोलन का मुख्य विषय बनाने का फैसला कर लिया कि हम नमक का जो कानून है उसको तोड़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन वहां से शुरू करेंगे। और नमक को इसलिए चुना उन्होंने कि नमक सामान्य आदमी, गरीब अमीर सबको ही जरूरत है, इसलिए उनका, गांधी जी का विचार था कि पूरे देश के हर व्यक्ति इस नमक आंदोलन से जुड़ेगा। तो नमक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच में एक मशहूर दांडी मार्च गांधी जी करते हैं। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च भी कहते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन, जो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। ये ब्रिटिश का जो नमक का कानून था कि नमक पे टैक्स लगाया हुआ था, उसके विरुद्ध एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रदर्शन था। 12 मार्च 1930 को याद रखिए, दांडी मार्च शुरू होता है। गांधी जी और उनके अनुयायी जो लोग थे वो साबरमती आश्रम से निकलते हैं और गुजरात के विभिन्न गांवों से होते हुए 240 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और फिर जाकर नमक बनाकर, नमक का जो कानून है ब्रिटिश सरकार का, उसको तोड़कर अपना विरोध दायर करते हैं। तो विभिन्न स्थानों पर नमक सत्याग्रह का प्रसार प्रचार होता है देश में, और इस आंदोलन का प्रभाव ये पड़ता है कि विदेशी कपड़े और अन्य वस्तुओं का आयात में गिरावट होती है। लोगों ने बहिष्कार शुरू कर दिया था विदेशी कपड़ों का, और शराब उत्पाद शुल्क और भू राजस्व से भी सरकार की आय में गिरावट हुई, क्योंकि सविनय अवज्ञा करके लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया और विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार हुआ। ये नमक आंदोलन के प्रभाव हुए। तो इसके बाद 1931 में, यानी अगले वर्ष, एक गांधी इरविन समझौता होता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण घटना थी कि तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर ने कुछ प्रयास किए। उस प्रयास के फलस्वरूप गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, जो CWC थी, उसके कुछ सदस्यों को बिना शर्त ब्रिटिश सरकार ने रिहा कर दिया जेल से, और अंग्रेजियों ने गांधी जी के साथ बातचीत करने के लिए सहमति दे दी कि आपको जेल से रिहा करते हैं और अब आप आइए बात कीजिए। तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली में वायसराय इरविन और गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये दिनांक भी बड़ी महत्वपूर्ण है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और इस समझौते में सरकार की ओर से इरविन साहब ने कुछ बातों पर सहमति दी, जिसमें ये कहा कि उन सरकारी कर्मचारियों के साथ उदारता बरतेंगे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक धरना करने का जनता को अधिकार दे देंगे, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लेंगे, अपहरण की गई संपत्ति को वापस कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो वायसराय ने गांधी जी की 2 मांगों को जरूर इसमें ठुकरा दिया था। एक तो यह कि पुलिस जातियों की सार्वजनिक जांच की जाए, और एक भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने
इरविन ने ये दोनों मांगों को अस्वीकार कर दिया। और कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने फिर इन सब पे हाँ कर दी और सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये दो एक तरह से मिलते जुलते आंदोलन थे, उनके बीच में भी कुछ मतभेद शुरू हो गए और वापस कुछ ना कुछ राजनीति अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में शुरू हुई। अब इसके बाद 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, जिसमें सरदार पटेल की अध्यक्षता होती है 29 मार्च 1931 को। और लेकिन ये जो सत्र होता है उसके सिर्फ 6 दिन पहले ही 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार फांसी दे देती है। तो फिर ये जो कराची का जो समय अधिवेशन हो रहा था, इसमें गांधी जी कोई भी पॉलिसी को लेकर बड़ी आलोचना हुई, उनको काले झंडों से विरोध प्रदर्शन का किया गया कि आपकी ढीली नीति के कारण ये 3 फांसी हुई हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। चलिए, ये भी आंतरिक मतांतर थे। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन में भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने जो घोषित गोलमेज सम्मेलन के लिए कहा था उस पर सहमति दे दी। और फिर पहला गोलमेज सम्मेलन होता है नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक, करीब 2 महीने। इसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती है और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें B.R. अम्बेडकर साहब करते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। इसमें कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते के तहत इस सम्मेलन में भाग लिया और गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या गांधी जी फिर इसमें शामिल नहीं हुए और रियासतों ने सम्मेलन में भाग लिया। फिर एक मसौदा तैयार हुआ फरवरी 1935 में, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के रूप में लागू किया गया। तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और उसके बाद एक ये मसौदा तैयार होता है भारत सरकार के 1935 अधिनियम का। इसके बाद घटनाक्रम चलता है, पूना समझौता होता है, सांप्रदायिक पंचायत बैठाई जाती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बहाली होती है जो बीच में बंद कर दिया गया था, फिर से शुरू किया जाता है दिसंबर 1931 में। और फिर पूना समझौता होता है 24 सितंबर 1932 में। फिर अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी, निम्न जातियों के संग सवर्णों का और अवर्णों का जो अस्पृश्यता मामला था, सामाजिक बुराई थी, उस अस्पृश्यता के खिलाफ हरिजनों के लिए गांधी जी का एक अभियान चलता है और गांधी जी ने दलित वर्गों और अछूतों को एक नाम दिया, हरिजन। हरिजन यानी भगवान के लोग हैं ये। फिर सितंबर 1932 आता है और 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई येरवड़ा जेल पूना के अंदर। और जनवरी 1933 में हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र शुरू किया गया जो गांधी जी के प्रयासों का परिणाम था। तो 1933 में अस्पृश्यता के लिए खुलकर हरिजन नाम की जो पत्रिका निकली, ये एक खुल के संदेश गया गांधी जी का सिद्धांतों के लिए। और अभी जो हमने बताया कि भारत सरकार का अधिनियम 1935 जो तीसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 से दिसंबर 32 में हुआ था, उसमें जो मसौदा बना, इसका फॉर्मेट ड्राफ्ट हुआ था, वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। उस अधिनियम के प्रावधान में निर्वाचक मंडल, नई संस्थाओं की स्थापना, प्रांत में उत्तरदायी सरकार, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत, इस तरह के कई सारे प्रपोजल थे जो अंग्रेजों ने भारतीयों के समक्ष इस अधिनियम के तहत रखे।
1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं और पंजाब में उस प्रांतीय चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। बंगाल में कृषक राजा प्रजा पार्टी बनी और उसमें मुस्लिम लीग जीती। इस तरह से प्रांतीय चुनाव का प्रारंभ हुआ 1937 में। अब वर्धा में CWC की वापस मीटिंग होती है 10 से 14 सितंबर 1939 की अवधि में। और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की वर्धा में मीटिंग है उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए। उस प्रस्ताव पारित में कहा कि भारत लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए अपने युद्ध प्रयासों में अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत को उस समय स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा था। इस तरह की कई बातें हुई। फिर कांग्रेस द्वारा मंत्रालयों से इस्तीफा दिए गए। घटनाक्रम बढ़ता है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है मार्च 1940 में। और इस सब के बीच में एक उदारवादी पंथ के पैरेलल जो उग्रवादी कह सकते हैं या गरम दल कह सकते हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस का हवाला आता है। थोड़ी सी चर्चा हम उन पर भी करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा ICS, जिसको आज IS कहते हैं, उसमें ये उस सदस्य उसकी सेवा में थे, इससे भी इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कूद गए। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928, उसका समर्थन नहीं किया था। और कांग्रेस के लक्ष्य को बाद में जब जो पूर्ण स्वराज वाली बात थी, उस पूर्ण स्वराज में सुभाष बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं जैसा जोशीला नारा दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने फिर 1939 में कांग्रेस के भीतर ही एक नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो गांधी और बोस में वैचारिक मतभेद थे। वैचारिक मतभेद थे इसलिए कि गांधी जी अहिंसा की लाइन पे थे, सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा उग्रवाद रखते थे। अर्थव्यवस्था पर, शासन पर, धर्म पर, महिलाओं की स्थिति पर, दोनों में विचारों में अंतर था। कि जैसे एक धर्म है, गांधी जी धार्मिक व्यक्ति थे, पर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उपनिषदों की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। महिलाओं की स्थिति में भी गांधी जी महिलाओं को घर से बाहर निकलना और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की अनुमति देने के पक्ष में थे। और सुभाष बोस का कहना था कि महिलाओं को भी पुरुष की तरह से सक्रिय भाग लेना चाहिए। इसमें तो सहमति हो गई। लैंगिक समानता में विश्वास था दोनों का ही। सुभाष बोस ने भी उनकी जो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी उसमें महिला रेजिमेंट का निर्माण किया था। इस प्रकार कुछ वैचारिक मतभेद थे, कुछ सहमति थी। तो ये थोड़ा सा गांधी जी और सुभाष का हमने फर्क बताया। इसी तरह से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, इनमें भी कुछ समानताएं थी, कुछ मतभेद थे। समानताएं तो ये थी कि जैसे दोनों नेताओं का मानना था कि लोगों को परिवर्तन, सुधार और एकीकरण मांग करने के लिए उचित और समुचित शिक्षा की जरूरत है। और मतभेद ये था कि अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के लिए संसदीय प्रणाली की वकालत की थी, जबकि गांधी जी ने संसदीय प्रणाली को सपोर्ट नहीं किया था। और गांधी जी के लिए ग्राम राज्य का मतलब राम राज्य और भारतीयों के लिए वास्तविक स्वतंत्रता था, जबकि अंबेडकर के लिए ग्राम राज्य का मतलब भेदभाव और असमानता पर आधारित सामाजिक अनुक्रम सीक्वेंस था। तो गांधी जी और अंबेडकर पे भी कुछ मतांतर है। चलिए इसके आगे हम और संक्षेप में चलते हैं। अब 1940 का युग आता है और भारत की स्वतंत्रता की ओर खुल के लड़ाई, खुल के मांग, खुल के आंदोलन का स्वरूप बनता है। हम 1940 से 1947 के बीच का घटनाक्रम की चर्चा करेंगे। एक अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 हुआ। 1940 में ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ये थी कि हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें सफलता प्राप्त कर रहा था। तो बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस जैसे देशों के पतन के बाद इंग्लैंड भी थोड़ा सा नरम पड़ा, क्योंकि हिटलर जीत रहा था।
तो जब यूरोप में ये सारी स्थिति बनती तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने भी एक दुविधा थी कि युद्ध में हम ब्रिटिशों का समर्थन करें या भारत के फायदे के लिए स्थिति का लाभ उठाएं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन भी अगर डाउन हो रहा है तो हम भी इस डाउन की परिस्थिति का फायदा उठाएं, अपने आंदोलन को, अपनी स्वतंत्रता आंदोलन को कांग्रेस के सामने ऊहापोह उठा के इसको सशक्त करें या उनको सपोर्ट करें। चलिए, तो यहाँ भी अगस्त प्रस्ताव होता है और अगस्त प्रस्ताव में अगस्त 40 में ये प्रस्ताव किया गया कि निकट भविष्य में भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है अक्टूबर 1940 में, जिसमें सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके दौरान भारत के समर्थन के ब्रिटिश ने दावा किया कि हमको भारत का समर्थन है इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इस दावे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नाराज कर दिया और फिर एक गांधी जी ने व्यक्तिगत आधार पर एक सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चित किया कि मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह करूंगा और अपनी बात को पुरजोर ढंग से रखूंगा। तो अब क्या होता है, एक आंदोलन चलता है, दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन में अगर उन्हें गांधी जी ने अपने अधिकारों की मांग करते हुए कहा कि हम युद्ध का विरोध करेंगे और अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो उन्होंने दिल्ली की ओर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए और पदयात्रा करने की एक योजना बनाई जिसे दिल्ली चलो आंदोलन का नाम दिया। ये गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह था और विनोबा भावे भी उस समय पिक्चर में आते हैं। विनोबा भावे ने 1940 में महाराष्ट्र के वर्धा में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया और इस आंदोलन की उन्होंने भी शुरुआत की, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त ने भी इसमें फिर भाग लिया। चलिए, एक और मिशन की चर्चा करें हम। एक क्रिप्स मिशन बड़ा मशहूर है। क्रिप्स मिशन 1942। अगस्त प्रस्ताव जब विफल हो गया, अगस्त प्रस्ताव जो भी हमने चर्चा की, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 वाला, उसकी जब विफलता हो गई तो उसके बाद मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया ताकि युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया जा सके। क्रिप्स मिशन के भी कुछ प्रस्ताव आए, कुछ को स्वीकार किया, कुछ को नहीं किया। अब आप देखिए, ये सारा घटनाक्रम करते करते 1942 आ गया और अब 1942 में एक निर्णायक रूप से एक आंदोलन भारत में शुरू होता है जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और फिर जैसे जैसे कीमतें बढ़ी, चावल, नमक और छोटी मोटी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कम हो गई तो जनता और अधिक असंतुष्ट हो गई ब्रिटिश सरकार से और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में CWC कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है और फिर उसने भारत छोड़ो आंदोलन के विचार को स्वीकार कर लिया। 14 जुलाई 1942 ये तारीख भारत छोड़ो आंदोलन के लिए लैंडमार्क डेट है। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में जो CWC की भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था और सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया था। फिर गांधी जी ने अगस्त 42 में भारत छोड़ो का आंदोलन नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया 1942 में भारत छोड़ो और 8 अगस्त की रात को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये निर्णायक लड़ाई थी भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और जो करो या मरो नारे में जो उद्देश्य था प्रस्ताव का ये था कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत होगा, अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की अस्थायी सरकार बनाना है और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है। उसके बाद धरना प्रदर्शन, विद्रोह, हड़ताल, भूख हड़ताल ये सब शुरू होती हैं। आंदोलन का प्रचार प्रसार होता है, जन भागीदारी, छात्र और गरीब और मजदूर और आम जनता इसमें शामिल होती है। अब उसके बाद 1944 आता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 2 वर्ष बाद और 1944 में
फिर आप देखिए कि एक नया सीन और बनता है, और वो सीन था राजगोपालाचारी फॉर्मूला। राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी बड़ा मशहूर है भारत के मॉडर्न इतिहास में। प्रस्ताव करने वाले थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और इन्होंने 1944 में कांग्रेस मुस्लिम लीग सहयोग के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में भी मतांतर काफी हो रहे थे। तो इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को सहयोग के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया, और फिर गांधी जी ने भी इस फॉर्मूले का समर्थन किया। तो इस राजगोपालाचारी फॉर्मूला के कई बिंदु थे। कुछ एक बिंदु बताएं कि मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की मांग को स्वीकार करना चाहिए, और एक अंतरिम सरकार के गठन में उसका समर्थन करना चाहिए, मुस्लिमों को ये कहा गया। और इस तरह के दो तीन चीजें बात थी कि अगर विभाजन होता है हिंदू मुस्लिम का आधार पर, तो विभाजन की स्वीकृति के मामले में रक्षा, वाणिज्य, संचार आदि के लिए दोनों के मध्य एक संयुक्त समझौता हो जाए। इस तरह की बातें हिंदू और मुस्लिम के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुई इस फॉर्मूले के तहत। अब उसके बाद एक समझौता और होता है 1945 में, उसका नाम है देसाई लियाकत समझौता। देसाई लियाकत समझौता के अंतर्गत क्या होता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गतिरोध जो था उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, उसको हल करने के लिए ये समझौता फिर होता है। जनवरी 1945 में भूला भाई देसाई और लियाकत अली खान ने केंद्र में एक अंतरिम सरकार के गठन का एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यानी जनवरी 45 में भूला भाई देसाई और लियाकत अली आते हैं और एक प्रस्ताव तैयार करते हैं कि अंग्रेज लोग जाते हैं तो उसके बाद केंद्र में एक अंतरिम सरकार कैसे गठित होकर काम करेगी, उसका एक मसौदा बनाया, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए कुछ 20% सीटों का आरक्षण था और कई दूसरी बातें थी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इस तरह का समझौता भी असफल रहा। अब आप देखिए, इसलिए अगला वर्ष आता है 1945। 1945 में एक बड़ी और मशहूर योजना आती है जिसका नाम है वेवेल योजना। तो वेवेल योजना में क्या हुआ कि वायसराय लॉर्ड वेवेल थे, इन्होंने जेल से रिहा हुए भारतीय नागरिकों के, भारतीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू की, और जून 1945 में वेवेल ने एक शिमला सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 21 भारतीय नेताओं को अपनी योजना लेकर बुलाया गया कि आइए बात कीजिए हमसे। शिमला सम्मेलन जून 1945 में वेवेल ने, तो उसमें भी कुछ मुख्य प्रस्ताव थे जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की वाली बात थी, और यह प्रस्ताव भी था कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे, जो नया स्वरूप होगा देश का। इस तरह की बातें थी, लेकिन लीग ने योजना को अस्वीकार कर दिया। अब इसी समय वापस हम थोड़ा सा सुभाष के बारे में बताएं कि सुभाष चंद्र बोस और एक इंडियन नेशनल आर्मी INA, इंडियन नेशनल आर्मी, और सुभाष चंद्र बोस की थोड़ी बात कर लें कि सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1941 में हिटलर से मुलाकात की, और हिटलर की मदद से सुभाष बोस ने फ्रीडम आर्मी, मुक्ति सेना, भारत को आजाद कराने के लिए हिटलर की हेल्प लेने सुभाष चंद्र बोस गए, और उन्होंने फ्रीडम आर्मी यानी मुक्ति सेना की नींव रखी, जिसमें जर्मनी और इटली द्वारा पकड़े गए भारतीय मूल के युद्ध के सभी कैदी शामिल थे। और फिर बोस की लोकप्रियता को जर्मन और भारतीय अधिकारियों ने नेताजी के उनको संबोधित किया। तो 1942 में चूंकि सुभाष चंद्र बोस भारत से चले गए थे, भाग गए थे या हट गए थे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, उन्होंने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। ये प्रश्न भी बन सकता है कि आजाद हिंद रेडियो की स्थापना किसने की थी? 1942 में की थी। कहाँ की थी? जर्मनी में की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और बर्मा में उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा
का नारा दिया था। तो अक्टूबर 1943 आता है और आज़ाद हिंद की जो फौज थी सुभाष जी बोस की, आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार की नींव रखी गई वहाँ कि ये भारत की सरकार रहेगी भारतीयों की, और इसका मुख्यालय उस समय रंगून और सिंगापुर में उन्होंने बनाया। तो इंडियन नेशनल आर्मी ने भी इस संघर्ष में बहुत अच्छा रोल अदा किया। फिर लाल किले में आईएनए का मुकदमा चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, हिटलर का साम्राज्य डाउन होता है। तो जो सुभाष बोस के जो आईएनए थी इंडियन नेशनल आर्मी, उसके लगभग 20,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट मार्शल हुआ और उस कोर्ट मार्शल को आईएनए ट्रायल के रूप में जाना जाता है और कई लोगों का आईएनए के अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया। ब्रिटिश सरकार ने बड़ी स्ट्रिक्टली इस इंडियन नेशनल आर्मी को दमनकारी ढंग से डील किया। चलिए उसके बाद कैबिनेट, हम लोग 1945 तक आ गए थे, वेवेल योजना था। अब 1946 आता है और कैबिनेट मिशन एक आता है। कैबिनेट मिशन क्या था? फरवरी 1946 में क्लेमेंट एटली की नेतृत्व में लेबर पार्टी ने वार्तालाप और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो जाए ब्रिटेन से भारत को, उसके लिए भारत में एक उच्च स्तरीय मिशन भेजने की घोषणा की। देखिए फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार का एक आगे बढ़ के कदम था कि चलिए हम शांतिपूर्ण से सत्ता का हस्तांतरण हो जाए भारतीयों को, इसके लिए उच्च स्तरीय मिशन भेजते हैं। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम याद रखिए, पैथिक लॉरेंस था। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है और अंतरिम सरकार के मुद्दों पर एक नया संविधान तैयार करने की प्रक्रिया पर सभी दलों, सभी समूहों से, सभी भारतीय नेताओं से मिलता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स थोड़े से चर्चा करें। कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे, कैबिनेट मिशन ने जो योजना के बंदी दी है उसमें लिखा कि एक पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया कि हम पूर्ण पाकिस्तान को नहीं बनने देंगे। और जो प्रांतीय विधानसभा थी उस समय, उसको 3 वर्गों में बांटा जाना था, ये प्रस्ताव था। खंड अ में मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा हो, जिसमें हिंदू बहुल राष्ट्र थे, प्रांत थे। खंड बी में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध हो, और खंड सी में बंगाल और असम हो जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे। इस प्रकार भारत को पूर्ण पाकिस्तान की मांग को तो खारिज कर दिया, लेकिन ये 3 प्रांतों को बांटने का एक प्रस्ताव था जिसमें हिंदू बहुल क्षेत्र भी आ गए, सिख बहुल क्षेत्र भी आ गए, सिख और सिंध, और मुस्लिम बहुल भी आ गए। चलिए बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे। तो एक अंतरिम सरकार का गठन होता है भारत में 2 सितंबर 1946 को, और वेवेल साहब के आग्रह पर मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को इस अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। तुष्टीकरण कहें चाहे जो भी कहें, अंग्रेजों के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है। यद्यपि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। चलिए उसके बाद और घटनाक्रम बढ़ता है और अब आता है 1947 का वर्ष, जिसमें 3 जून 1947 की हम चर्चा करेंगे। माउंटबेटन योजना आती है। अभी तक देखिए भारत में अंतरिम सरकार का बनना, सत्ता का हस्तांतरण, यहाँ तक ब्रिटिश सरकार का मानस बन गया था। तो उस क्रम में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन साहब ब्रिटेन से भारत पहुंचे और उन्होंने ब्रिटेन से भारत को सत्ता के अंतरिम हस्तांतरण का, ट्रांसफर का कार्यभार संभाला कि अब भारत को सत्ता सौंपनी है। उसमें जो कुछ योजना थी, वो योजना में कई बातें थी, सीमाओं को लेकर, प्रांत की सीमाओं को लेकर, हिंदू मुस्लिमों को लेकर। ये भी कहा जैसे कि सिंध अपना निर्णय खुद कर लेगा, सिंध
और विभाजन के मामले में एक सीमा आयोग की स्थापना कर दी। और उन्होंने इसमें ये भी कहा कि पंजाब और बंगाल विधानसभा का विभाजन हेतु मतदान करने के लिए दो समूह बना दिए जाएं, हिंदू और मुसलमानों की अलग बैठक बुलाई जाए, और यदि किसी भी समूह के साधारण बहुमत ने विभाजन के लिए मतदान किया, विभाजन हिंदू मुस्लिम का, तो फिर इन प्रांतों का, पंजाब और बंगाल का भी विभाजन हो जाएगा और फिर दो संविधान सभाएं बनेंगी। कई सारे फॉर्मूले बने। इस योजना को ब्रिटिश संसद ने स्वीकार कर लिया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इसके बाद ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है ब्रिटिश संसद द्वारा। और इस अधिनियम में भारत के विभाजन और दो डोमिनियन कौन से, भारत और पाकिस्तान के निर्माण का निर्णय किया गया। भारत और पाकिस्तान के बनने का जो रास्ता साफ हुआ वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ। फिर कांग्रेस ने इस डोमिनियन स्टेटस को, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, कि सत्ता का शांतिपूर्ण और फटाफट हस्तांतरण के लिए जो भारत में बहुत असंतोष फैल रहा था हिंदू और मुसलमानों में, और सांप्रदायिक हिंसा को रोकना बहुत जरूरी था, तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ये सोचकर कि देश में शांति रहे, पाकिस्तान अलग बन जाए, भारत अलग बन जाए। इसको कांग्रेस ने भी मान लिया। ये एक अपने आप में थ्योरी है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो 5 जुलाई 1947 को, डेट याद कीजिए, 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में बता रहे हैं। इस तारीख को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया जो माउंटबेटन योजना पर आधारित था, और इसे 18 जुलाई 1947 को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हो गई इस अधिनियम को। और फिर यह अधिनियम देश में 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, जब भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली और फिर दोनों देशों का विभाजन मुस्लिम और हिंदू के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ। तो माउंटबेटन योजना बड़ी निर्णायक योजना थी, दिस और दैट, इस और उस पार की, और 15 अगस्त 1947 को यह लागू हो गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था, जो 5 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, उसके कई सारे प्रावधान थे कि एक अंतरिम सरकार बनेगी, नए संविधान बनने तक दोनों देशों की सरकारें 1945 के अधिनियम के अनुसार ही काम करेंगी, भारत और पाकिस्तान की संविधान सभाएं बनेंगी, और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए तय हुई डेट के पाकिस्तान 14 अगस्त को, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होगा, तारीख तय हुई। और ये तय हुआ कि ब्रिटिश सर्वोपरि शक्ति का अंत होगा। 15 अगस्त 47 को भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और सभी संधियां जितनी थी वो खत्म हो जाएंगी। और गवर्नर जनरल, एक टर्म आई कि यदि दोनों देश सहमत हों तो उनके लिए एक कॉमन गवर्नर जनरल होगा। हालांकि विभाजन के बाद भारत के लिए सी राजगोपालाचारी और पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, एक कॉमन गवर्नर जनरल नियुक्त नहीं हो सका। इस प्रकार ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने देश में 15 अगस्त 1947 की आज़ादी का नींव का पत्थर साबित हुआ। अब देखिए, हम थोड़ा सा और आगे बढ़े कि देश आज़ाद हो जाता है 1947 में। 1947 के बाद जो राष्ट्र निर्माण होता है, देश छिन्न भिन्न हालत में मिला था भारतीयों को, सामाजिक आर्थिक हर लिहाज से। तो उस समय रियासतें बहुत सी थी पूरे देश में, छोटे छोटे राज्य बहुत थे, राजा महाराजा थे, ये बहुत सारी रियासतों थे। इन रियासतों का एकीकरण होना जरूरी था। तो स्वतंत्रता के ठीक पहले अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत पर उनके शासन की समाप्ति के होते ही सारी जो यहाँ की रियासतें हैं उन पर भी ब्रिटिश ताज का जो आधिपत्य था वो समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सभी राज्य, कुल मिलाकर 565 राज्य थे छोटे बड़े, ये राज्य कानूनी रूप से
हमारी ओर से स्वतंत्र हो जाएंगे। ब्रिटिश ने कहा कि हमने तो 1947 को छोड़ दिया, अब आपके 565 राज्य कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अब इनका एकीकरण बहुत होना जरूरी हो गया, अन्यथा देश छिन्न भिन्न था। तो एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। एक विलय पत्र, विलय जिसको कहते हैं मिलना, सारा विलय पत्र का कंसेप्ट आया और अधिकांश जो राज्य थे 565, उनमें अधिकांश राज्यों के शासक ने विलय पत्र नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और कहा कि भारत संघ जो है पूरे देश का भारत संघ, उसमें हम शामिल होने के लिए सहमत होते हैं। इसके अंतर्गत राज्य केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार के संबंध में भारत में शामिल होंगे और अन्य विषय जो होंगे उसमें सब राज्य अपना 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 नियम कानून लागू करेंगे। तो ये विलय पत्र आया। अब इस विलय पत्र में कुछ जो रियासतें राज्य वगैरह था, उस समय कई शर्तें थी उनको कि हम अपना राजपाट छोड़ रहे हैं, हमारी जो कमाई है, राजस्व है, तो प्रीवी पर्स मिलता था देशी राजा महाराजाओं को। प्रीवी पर्स में सरकार की ओर से पैसा मिलता था उनको, तो प्रीवी पर्स दिए जाते थे। आप देखिए बहुत वर्षों बाद 26वां जो संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम से कांग्रेस में हुआ था, उन्होंने उस प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। अदरवाइज 1947 से लेकर 1971 तक प्रीवी पर्स को राज्य की रियासतों को दिया जा रहा था। अब रियासतों में देखिए कि हैदराबाद का प्रॉब्लम था। हैदराबाद में सबसे बड़ी ये और सबसे अमीर रियासत थी, निज़ाम थे उसमें, निज़ाम हैदराबाद भारत में विलय नहीं चाहते थे, अपनी स्वतंत्र स्थिति चाहते थे। और फिर हैदराबाद के निज़ाम ने जिन्ना से समर्थन ले लिया क्योंकि हैदराबाद में मुसलमान ज़्यादा थे। और फिर समय के साथ हैदराबाद को लेकर जिन्ना साहब भी बड़े मजबूत हो गए। फिर भारतीय सेना का हस्तक्षेप होता है। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में प्रवेश किया। हैदराबाद को विलय में करने के लिए सैनिक कार्रवाई करने की नौबत आ गई। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने, क्योंकि भारत संघ का अपना एक राज्य देश बन चुका था, और फिर निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत संघ का भी हिस्सा हैदराबाद बन गया। इसी तरह से एक जूनागढ़ की रियासत थी दक्षिण पश्चिम गुजरात में। ये 15 अगस्त 1947 तक भी इसने भी विद्रोह किया था कि हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। ये काठियावाड़ राज्य में था और एक बहुत बड़ी हिंदू आबादी थी, तो फिर इसको भी प्रयास किए गए। तो 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन संभालने के लिए आमंत्रित किया और फरवरी 1948 में एक जनमत कराया गया वहाँ की जनता से, और उन्होंने जनमत ने सर्वसम्मति से कहा कि हमारी रियासत को भी भारत संघ में विलय कर दिया जाए। तो फरवरी 1948 में जूनागढ़ भी शामिल हो गया। अब आता है कश्मीर। ये बहुत बड़ी समस्या है कश्मीर की। ये एक ऐसी रियासत थी जो ना हिंदुस्तान के संग जाने तैयार थी, ना पाकिस्तान के संग जाने तैयार थी। तो कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह ने, उन्होंने राज्य के विलय पर अंतिम निर्णय लंबित हो रहने तक भारत और पाकिस्तान दोनों को स्थगन समझौता का प्रस्ताव दिया कि ये जब भी राज्य का विलय हम करें नहीं करें, जब तक हम निर्णय लंबित करें तब तक स्थगन प्रस्ताव रखा जाए, स्टे रखा जाए। तो पाकिस्तान ने स्थगन समझौते में प्रवेश किया, लेकिन उसने हथियारों से लैस सैनिकों और आदिवासियों की एक सेना के साथ उत्तर से कश्मीर पर आक्रमण किया। पाकिस्तान ने हरि सिंह जी की प्रस्ताव को एक तरह से नहीं माना और कश्मीर पर आक्रमण किया। और फिर जम्मू कश्मीर ने परेशान होकर महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत से मदद की अपील की कि हमें पाकिस्तान से बचाइए। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से भाग गए और जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य के विलय पत्र पर भारत संघ के संग हस्ताक्षर कर दिए। डेट याद रखिए, 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर पर को भारत में शामिल होने के लिए महाराजा हरि सिंह ने जम्मू में पहुंच के जम्मू कश्मीर राज्य को विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए। और
फिर राष्ट्रपति ने बाद में संविधान में अनुच्छेद 370 था, वो जो विलय पत्र में साइन किए थे, तो उसमें कुछ शर्तें रखी कि हमको विशेष अधिकार दिया जाए जम्मू कश्मीर को। तो भारत संघ ने उस समय चूंकि इसको शामिल करना था, तो धारा 370 है, अनुच्छेद 370 है संविधान का, उसके तहत उनको कुछ विशेष प्रिविलेज दिए जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर एक तरह से भारत में होने के बावजूद भी कुछ विशेष अधिकार लेके बैठा था, जिसको राष्ट्रपति ने बाद में अभी मोदी सरकार में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया और राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया। तो 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को निरस्त कर दिया है। लेकिन इस कश्मीर समस्या में वो जो पाकिस्तान ने आक्रमण किया था महाराजा हरि सिंह के जम्मू कश्मीर पे, उसमें जो कश्मीर के पास जमीन चली गई, कश्मीर की जमीन पाकिस्तान में चली गई, आज भी दावा तो भारत का है, क्योंकि राजा हरि सिंह ने समझौते में विलय पत्र पे साइन कर दिए थे कि हम भारत के संग मिलेंगे, लेकिन कब्जा जिसका है वही सच्चा है। तो जितना उत्तरी कश्मीर पे पाकिस्तान के आक्रमण ने जमीन को हथिया लिया था कश्मीर की, वह जमीन आज भी उत्तर कश्मीर में पाकिस्तान के पास है। शेष जम्मू कश्मीर भारत में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में है। तो ये सारा इस तरह से रियासतों का एकीकरण और विलय होता है। राज्यों का अब भाषा भी एक बड़ी समस्या थी पूरे देश में, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषा, तो राज्यों का भाषाई पुनर्गठन भी बहुत जरूरी था और उसके लिए भी कुछ प्रयास हुए। अलग अलग राज्यों की भाषा का अलग अलग बहुत सारे प्रस्ताव आए। भाषाई राज्यों के लिए आंदोलन भी होता है। दक्षिण में इस बात का आंदोलन होता है कि अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए, उत्तर भारत में इसलिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। फिर संविधान में कुछ जो देशी भाषाएं साउथ की, उत्तर की, उनको विशेष दर्जा अलग से दिया गया और भाषाई प्रांत आयोग बनता है, जेवीपी समिति बनती है, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग आता है और 1956 के बाद कुछ नए राज्य बनते हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। अब देखिए कि छिन्न भिन्न देश की आज़ादी के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc 1909 में जमशेद टाटा जी के विजन से बनाई गई भारतीय विज्ञान संस्थान IISc 1909 में, और मैसूर के राजा कृष्णवड़िया फोर्थ और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इस IISc की स्थापना बेंगलुरु में की गई और सर सीवी रमन साहब जो वैज्ञानिक थे उसके पहले निदेशक थे। एक और संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र भारत में IIT की स्थापना हुई। पहला IIT 1952 में खड़गपुर में स्थापित किया गया था और दूसरा IIT मद्रास में 1959 में। एक परमाणु ऊर्जा विभाग बना। परमाणु ऊर्जा विभाग 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में एक आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई और फिर परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को प्रधानमंत्री के इंचार्जशिप में हुई। और परमाणु ऊर्जा विभाग बहुत जो परमाणु ऊर्जा की दिशा में काम कर रहा है, उसमें अप्सरा एक नाम याद रखिए, ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है जो परमाणु ऊर्जा विभाग DAE द्वारा स्थापित किया गया था। और ये अप्सरा स्थापित का ईयर था 1956 और इसका स्थान था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC मुंबई। एक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC भी बना। इसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की पूरी एक रूपरेखा तैयार की और एक अंतरिक्ष में वैज्ञानिक खोज के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ये भारत की एक सुरक्षा अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष विज्ञान
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शामिल है। इसके पहले अध्यक्ष का नाम याद रखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई, और ये स्थापना इसलिए हुई कि अंतरिक्ष में भारत का वैज्ञानिक प्रयास किया जाए। एक DRDO रक्षा विभाग के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO एक बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 1958 में हुई और दौलत सिंह कोठारी इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसका आदर्श वाक्य था बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, बल का मूल, बल यानी फोर्स, ताकत का मूल जो है, ओरिजिन है, वो विज्ञान है। ये भी याद रखिएगा। 1958 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। ये सारी कुछ संस्थाओं के नाम हमने बताए देश की आज़ादी के बाद के। नेहरू युग, चूंकि नेहरू बहुत लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे, तो नेहरू युग में बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ जो देश की प्रगति में बहुत जिनका बड़ा उल्लेख रहा है और उनका योगदान रहा है, और इसीलिए नेहरू के योगदान को नहीं भूला जा सकता। स्वतंत्र भारत में नेहरू ने जैसे योजना आयोग का निर्माण किया। योजना आयोग की डेट थी 15 मार्च 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में गठित हुआ। और नेहरू के टाइम पे बहुत सारी संस्थान बने। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL बना, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भिलाई इस्पात यंत्र, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तेल और प्राकृतिक गैस नियम ONGC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, इंडियन ऑयल लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका निर्माण हुआ नेहरू के युग में। मैं लास्ट में अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और घटनाओं की भी चर्चा करना चाहूँगा। उसके साथ फिर हमारा ये आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त होता है। बहुत संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और घटनाओं की चर्चा मैं करूं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर रहे 1774 तक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एक हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जिला न्यायाधीश का पद इन्होंने प्रारंभ किया। इनका कार्यकाल था 1786 से 1793, और भारत में जो सिविल सेवाओं की शुरुआत है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। एक व्यक्तित्व हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1835 का कार्यकाल। 1828 से 33 में बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत उन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखिए, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सिद्धांत था, व्यपगत का सिद्धांत था। ये उन भारतीय राज्यों को अपने साथ विलय के लिए लागू किया गया था जिनके शासक की मृत्यु उनके उत्तराधिकारी के बिना ही हो गई हो। उत्तराधिकारी है नहीं और ऐसे राज्य हैं और राजा मर गया है, तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया था। 1854 में शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच का, वुड का घोषणा पत्र कहते हैं उसको, इसको इन्होंने स्वीकार किया था, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये भी प्रश्न आ सकता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने स्वीकारा था। फिर सरकारी कॉलेज वगैरह खोले गए थे। एक लॉर्ड कैनिंग हुए हैं 1856 से 1857 में, और इनके राज्य में 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। अब ये तो चर्चा की हमने गवर्नर जनरल की, और वायसराय की हम चर्चा करें। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, और ब्रिटिश बनाने की घोषणा या भारत सरकार अधिनियम 1858 लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। इनको याद रखिए, भारत के प्रथम वायसराय के रूप में। लॉर्ड मेयो ने राज्यों में रेलवे व्यवस्था की शुरुआत की थी,
और कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना भी इनके राज्य में हुई। एक हुए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के राज्य में रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पारित हुआ था, 1876, और महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी या केसरे हिंद की उपाधि ग्रहण की थी। केसर ए हिंद या भारत की महारानी जो क्वीन कहते हैं, ये उपाधि रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पारित हुआ था और उस समय थे लॉर्ड लिटन। ये भी प्रश्न आ सकता है। एक लॉर्ड रिपन हुए हैं जिनके राज्य में पहला कारखाना अधिनियम 1881 लागू किया गया था, 1881। एक लॉर्ड लैंसडाउन हुए। लैंसडाउन ने कारखाना अधिनियम 1891 को लागू किया था। लॉर्ड कर्जन हुए हैं। लॉर्ड कर्जन ने जो पुरातत्व विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना की थी, और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक का संरक्षण का अधिनियम 1904 पारित किया गया था। ये कुछ व्यक्तित्व थे। एक वायसराय की लिस्ट ही चल रही है अभी। वायसराय की लिस्ट में एक लॉर्ड चैम्सफोर्ड हुए हैं, चैम्सफोर्ड। इन्होंने एनी बेसेंट और तिलक द्वारा होम रूल लीग का गठन किया था 1916 में। होम रूल लीग के गठन की अगर डेट पूछते हैं 1916 है, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे। लॉर्ड इरविन ने 1927 में इनकी साइमन आयोग में नियुक्ति हुई थी, साइमन कमीशन ने, और ये 1928 में भारत आए थे साइमन कमीशन के रूप में, लॉर्ड इरविन। एक नाम और सुनिए, लॉर्ड विलिंगडन। विलिंगडन भी एक वायसराय हुए हैं, और इनके समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था, जो बड़ा लैंडमार्क अधिनियम है। उसके बाद ही सत्ता के हस्तांतरण के बहुत सारे प्रपोजल शुरू हुए थे लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। उनका कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहा है। एक लॉर्ड लिलिथगो 1936 से 1944 तक रहे, और इनके राज्य में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1936 और 37 में, और जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। ब्रिटिश सरकार में प्रांतीय चुनावों का ये पहला चुनाव था लॉर्ड लिलिथगो के कार्यकाल में। एक लॉर्ड वेवेल हुए हैं। लॉर्ड वेवेल ने 1944 में सी राजगोपालाचारी का जो सीआर फॉर्मूला था वो इनके पीरियड में लागू आया था, और इनके पीरियड में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ था, और इन्हीं के पीरियड में वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। एक लॉर्ड माउंटबेटन की हम बात कर रहे थे। 1947 से 48 तक का इनका पीरियड है, देश की आज़ादी के समय का। बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय हैं। ये भारत के अंतिम वायसराय थे, और स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इनके राज में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, और उसके बाद एक नाम और मशहूर हुआ है भारत का, है वो सी राजगोपालाचारी, 1948 से 1950। इनका ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के, और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। इसके बाद हम लोग एक आध कुछ पार्टियों की चर्चा करें। कुछ पार्टियां थी यहाँ। एक गदर पार्टी, जैसे हमने बताया 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसका निर्माण हुआ था, और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। मित्र मेला 1901 में लगा था नासिक में, और बाद में पूना में। संस्थापक थे सावरकर बंधु, और चापेकर बंधु ने पूना में एक व्यापम मंडल 1896 में किया था। ये कुछ संगठन पार्टियां हैं, और क्रांतिकारी कुछ घटनाएं हैं। क्रांतिकारी घटना में हमने बताया काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 में हुआ था, और इसके जो नेता थे वो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद वाले लोग थे, और काकोरी गांव के पास अंग्रेजों की ट्रेन लूट ली थी। एक चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ, चटगांव शस्त्रागार 1930 में हुआ। इसके नेता थे सूर्यसेन, गणेश घोष, लोकनाथ बाल और अन्य। इन लोगों ने ब्रिटिश शस्त्रागार जो था, उनके शस्त्र का जो स्टोरेज था, उस पर हमला कर दिया था। टेलीफोन और रेलवे लाइनों को काट दिया था,
और अपना भारतीय ध्वज फहरा दिया था और सूर्य सेन ने फहराया था और सूर्य सेन को फिर इस अपराध में 1934 में फांसी दी गई। एक डायर की हत्या बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। 1940 में हुई डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की। नाराजगी इस बात की थी कि जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड के दौरान डायर ने ही गोलियां चलवाई थी भारतीयों पे। उनकी हत्या ऊधम सिंह ने की और उसके परिणाम स्वरूप 1940 में ऊधम सिंह को फांसी हो गई। इसके साथ ही भारत का आधुनिक इतिहास का समापन होता है और यहाँ पर हमारा भारत का इतिहास का जो चैप्टर है RS प्रीलिम के एग्जाम का वो संपूर्ण होता है। धन्यवाद।